रहीम। फासला कुर्ब बना, कुर्ब भी ऐसा कि मुझे, फासला कुर्ब बना, कुर्ब भी ऐसा कि मुझे दिल की धड़कन तेरे कदमों की सदा लगती है। हाय वो हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग बसते हैं जिनके साथ हमारे बहुत से मरासम होते हैं, जिनके साथ हमारे बहुत से ताल्लुकात होते हैं, और उनके दिलों में भी हमारे लिए बहुत सा एहतराम होता है और बहुत से पुरखलूस जज्बात होते हैं। आज मैं अपने एक ऐसे दोस्त का जिक्र कर रहा हूँ जिसके साथ मेरी 50 साल की रफ़ाकत रही, जो 26 जनवरी 2025 को इख्तिताम पजीर हुई। मोहम्मद सरवर मेरे गांव 102 टेन्नार से तलक रखते थे। हम डिग्री कॉलेज खानेवाल में तकरीबन हमारा एक ही सेशन रहा। मैं जब फर्स्ट ईयर में दाखिल हुआ तो वो थर्ड ईयर में थे, और इत्तेफाक ऐसा कि हम इकट्ठे 3 साल हम इकट्ठे ही रहे। ब्लॉक नंबर 12 में जो 12 हमने लिया और वहाँ हम इकट्ठे रहे। फिर एक साल हम जहानिया से अपने मकान से में रहते रहे और यहाँ से जाते रहे। फिर एक साल हमने 3 नंबर कॉलोनी खानेवाल में गुजारा। वो दौर बहुत सी यादें लिए हुए है, और इसके बाद भी हम बहुत क्लोज रहे। इंतहाई कुर्बतें और इंतहाई मोहब्बत के जज्बात थे, और इंतहाई हद तक आपस में एहतराम था। क्लास फेलोज और करीबी दोस्त करीब आ जाएं तो फिर कभी दूर होने का तसव्वुर दिलों से और जहनों से निकल जाता है। बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल थी। वो मुखलिस भी थे, वो खुददार भी थे, वो अपना इंसाफ पसंद भी थे, और किसी का नुकसान करके वो राज़ी नहीं होते थे। बहुत से लोग उनके करीब आए और वो उनसे मुतासर हुए बगैर ना रह सके। 26 जनवरी 2025 को मैं यहीं अपने ड्राइंग रूम में बैठा था। मेरे पास गवर्नमेंट हाई स्कूल 99 टेन्नार के टीचर मोहम्मद सुल्तान अवान, जिनका अपना मोहम्मद सरवर से बहुत ताल्लुक़ था, वो बैठे हुए थे। तो हमारे तीसरे दोस्त मोहम्मद तारिक है, जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 98 टेन्नार में 198 टेन्नार में टीचर हैं, उनकी फ़ोन पे कॉल आई, और कॉल के बाद फिर वो मुझे कुछ बता तो ना सके, अलबत्ता उनकी आँखों ने मुझे एहसास दिला दिया कि सरवर की डेथ हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो कौन से लम्हात थे, वो कितने कर्बनाक लम्हात थे, मैं इसका ना इजहार कर सकता हूँ और ना कोई तसव्वुर कर सकता है। कुछ दिन पहले मैं दूसरे तीसरे दिन वैसे उन्हें फ़ोन किया करता था। वो खुद बीमार थे, फेफड़ों का आर्जा था। गुलाब देवी अस्पताल लाहौर से इलाज होता रहा। इब्न सीना मुल्तान में डॉक्टर सरमद के पास वो ज़ेर इलाज रहे, और बहुत से डॉक्टरों के पास वो ज़ेर इलाज रहे। लेकिन वो फेफड़ों का आर्जा ज़्यादा से ज़्यादा होता रहा। पहले एक फेफड़ा डैमेज हो गया, फिर दूसरा फेफड़ा उसको नुकसान पहुँचते पहुँचते आखिर नौबत यहाँ तक आ गई कि सिर्फ चौथाई हिस्सा बाकी था। लेकिन इसके बावजूद उसके खुश ज़ौक़ी और खुश मिजाजी अपने उरूज पे रही। चूँकि उसकी सेहत अच्छी नहीं थी, तो मैं तकरीबन हर रोज़ या दूसरे दिन फ़ोन किया करता था। तो जब मैं फ़ोन करता तो वो मेरे सवाल करने से पहले मुझसे पूछता, शाह जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ हाल है। तो मैं उसे कहता कि मैं यार ठीक हूँ, आप बताइए आप। तो फिर वो अपना हाल बताना, बाद दफ़ा मैं कॉल करता तो मुझे कहते कि यार वो मैं बोलना शुरू किया है
तो मेरी सांस उलट गई है, मुझसे बोला नहीं जाता। तो मैं अपना बहुत कुछ महसूस करते हुए उसे कहता कि ठीक है, हम आइंदा किसी लम्हे बात कर लेंगे। तो फिर अगले दिन या एक आध दिन ठहर के बात हो जाती, या फिर वो खुद महसूस करता कि अब मैं ठीक हूँ तो खुद कॉल कर लेता। बहुत तकलीफ उस बेचारे ने बर्दाश्त की। मैं कभी कभी महसूस किया करता था कि एक ऐसा शख्स जिसने कभी किसी को तकलीफ देने का सोचा नहीं है, जो हर एक के बारे में अच्छा सोचता है, आखिर खुदा की तरफ से ये बंदे के इम्तहान हैं और इस बंदे को मुसलसल तकलीफ के मराहिल से गुजारा जा रहा है। आज से 2.5 साल पहले मुझे रात 3-4 बजे उसकी कॉल आई कि मैं गुलाब देवी हॉस्पिटल लाहौर जा रहा था। जहानिया से मैं बस पे बैठा। वो ऐसी बस थी, लेकिन इसके बावजूद मेरी सांस उल्टी उलट गई और मैं अजीज़ाबाद खानेवाल के करीब मेरे हमजुल्फ रहते हैं, मैंने उनको फ़ोन किया, गाड़ी से उतरा और उनके घर चला गया। रात वहीं मैंने बसर की। तो इस तरह अपने दुख दर्द की कहानियाँ वो मुझे सुनाता रहता। और जाहिर है मेरे लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं थी। जो मरीज़ इस स्टेज पे आ जाएं, उनके लिए परेशानियां भी होती हैं और ऐसे ही मराहल से गुजरना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद उसके दिल में दोस्तों के लिए हमदर्दी भी थी, मोहब्बत भी थी। और वो जो उसने बचपन में कुछ शौक पाल रखे थे, क्रिकेट का वो बहुत शौकीन था। खेल तो बहुत कम था, लेकिन इसके बावजूद जहाँ भी टूर्नामेंट होते वो जाता, जहाँ वॉलीबॉल के टूर्नामेंट होता है वहाँ जाता। हमारे गांव में हर रोज वो प्लास्टिक की बाल, जिसको धुपी बाल कहते हैं, उसका मैच होता। वो हर रोज वहाँ जाके बैठा रहता। और जब हमारे गांव से के करीब से गुजरने वाली लोअर बारी दुआ में पानी कम होता, तो बहुत से लोग मछलियां पकड़ने जाते थे। वो भी मछली पकड़ने के लिए साथ जाया करता था और बड़े शिकारियों में उसका शुमार होता था। बीए बीएड था और कोशिश के बावजूद हम सब दोस्तों को मुलाजमत मिल गई और उसको मुलाजमत नहीं मिली। वो छोटे छोटे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाता रहा, लेकिन साथ साथ अपने ये शौक भी वो पाल लिए कर। और मुझे कभी कभी ज़बरदस्ती साथ ले जाता कि आओ यार, आप मुझे वो जो भी नाम देता, मैं हंस के उसको अच्छा रिस्पांस देता। मेरा नाम उसने ब्रेलर रखा हुआ था कि आप ब्रेलरों की तरह मोटे ताजे हैं, भाग नहीं सकते, आप किसी से लड़ नहीं सकते। तो मैं हंस देता कि ठीक है, आप जो भी कहते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है 1999 में, गालिबन 1999 था, इंडिया के साथ या शायद वेस्ट इंडीज के साथ वकार यूनुस का वो पहला वनडे मैच था शारजा में। मैं बैठा कमेंट्री सुन रहा था, उसके बाद मुझे कहने लगा यार आपको एक बात बताऊं, जब चांद निकलाता है तो ये खड़कन पुल के साथ 103 टन आर के करीब पुल है, वहां से ये डमरा मछली ये जब पुल क्रॉस कर लेती है तो फिर इसकी कोशिश होती है कि मैं पीछे जाऊं। तो वो इतनी ऊंची छलांग लगाती है, कुछ तो वो पीछे नहर में गिर जाते हैं, कुछ उस पटड़ी और उस छोटी सी जो पुली है उसके ऊपर गिर जाते हैं। तो हम वो इकट्ठी करते रहेंगे। साथ उनके मास्टर याकूब साहब भी थे। मैं रेडियो साथ लेके उनके साथ चला गया और वहाँ मैं बैठा रहा। और वाकई जब रात के 10:30 बजे का टाइम हुआ, चांद जरा बुलंद हुआ, तो डमरों ने अपना काम शुरू कर दिया और वो बहुत से डमरे वो पुल पे गिर रहे थे और वो इकट्ठे कर रहे थे। इत्तेफाक ऐसा था कि उस रोज मैं अपने घर में, बाद बच्चा
कुछ न कुछ नाराज कभी कभी हो जाते हैं। मैं घर में उस दिन नाराज था और नाराज होकर घर से चला गया था। हमारे घर में कुछ मेहमान आए मेरे भाई को देखने के लिए। तो उन्होंने कहा कि वो छोटा बेटा आपका कहाँ है? उन्होंने कहा वो दोस्तों के साथ मछली पकड़ने गया हुआ है। सुबह सुबह मैं रात उसके पास ही सोया था। काफी सारी मछली वो लेके आए थे। सुबह मेरा भाई आया कि आप आए, वो बार बार पूछ रहे हैं कि अशरफ नहीं आया तो आप आ जाए। तो सरवर मुझे कहने लगा कि आप अपने हिस्से की मछली ले जाए। मैंने कहा मैंने कौन सी तकदो की आपने की, कोई बात नहीं है। मैं जब घर खाली हाथ पहुंचा तो वो जो फैमिली आई थी उन्होंने शेखपुरा जाके बात बताई कि हमें कुछ मशकूक सी सूरत हाल नजर आई कि उनका बेटा कहते थे रात मछली पकड़ने गया, सुबह खाली हाथ आया। अल्लाह जाने वो किसी गिरोह के साथ अटैच है, अल्लाह जाने वो कोई अपना गैंग है चोरियां चिकारी उनके साथ अटैच है। और मेरे बारे में उनके बड़े नेगेटिव रिमार्क सामने आए। तो मेरे घर वालों ने कहा कि और चुप हो, और जाया करो सरवर के नाल, ये हुई तबसरे होने से। तो ऐसी बातें होती रहती। एक मरतबा फिर मुझे कहने लगा कि आओ यार, आप फारग बैठे हैं, मुलाजमतें तो मिलती नहीं, मछली पकड़ने जाते हैं। मछली पकड़ने कुछ दोस्तों के साथ मैं भी चला गया। तो मैं ज़ाहिर है अनाड़ी था, वो शिकारी थे, मैं साइड पे बैठा था। एक मछली 5-6 किलो की अचानक जाल में आई और फिर निकल गई। तो अब सबके कान खड़े हुए। तो फिर उन्होंने मुझे भी गैरत दिलाई कि आओ यार, छलांग लगा तो देखी जाएगी। मैं छलांग लगा के नहर के अंदर जब दाखिल हुआ तो पानी बहुत ठंडा था, लेकिन ये तो आदी थे, ये अपना काम कर रहे थे। एक वक्त ऐसा आया कि वो मछली निकलने लगी तो सरवर उसके ऊपर बैठ गया, वो मछली नीचे से निकल गई। सरवर का वजन कम था। तो हंस के मुझे कहने लगा अगर मेरी जगह ते तू हुंदा ना, तू उत्ते बैठा ਹੁੰਦਾ ਤੇ तेरे वजन की वजह ਦੇ ਨਾਲ मच्छी नहीं सी जानी। बहरहाल वो मछली बाद में पकड़ ली और हम 105 किलो मछली पकड़ के लाए। फिर लंबा चौड़ा वहाँ बैठ के वो कटिंग की गई, फिर वजन करके हर एक को 5-5 6-6 किलो दे दी गई और मैं भी वो मछली लेके आ गया। तो इस तरह उसके साथ मेरा बहुत क्लोज तल्लक रहा। जब हम कभी बैठते तो कहता, हम कहते कि यार आपको मुलाजमत नहीं मिली, तो वो कभी कभी कहता यार कोई बात नहीं, ये अल्लाह की तरफ से है, 2 वक्त की रोटी अल्लाह दे रहा है, हम खा रहे हैं। लेकिन उसे कलक जरूर था कि मुझे मुलाजमत क्यों नहीं मिली। शायद उसके जहन में तो ये था कि मेरी कोई सिफारिश करने वाला नहीं था, क्योंकि उन दिनों सिफारिश के दौर पे मुलाजमतें मिलती थी और मुझे खुद पीपल्स पार्टी के कोटे से सीट मिली थी और मैं टीचर भर्ती हुआ था। तो मुझे कभी कभी तरस भी आता कि यार इसको भी अगर मिल जाती तो बड़ी अच्छी बात थी। बहरहाल उसके साथ जिस गांव के जिस मोहल्ले में उसकी रहायश थी वहाँ वो रौनक का बायस था। चारपाई और 2 कुर्सियाँ या एक कुर्सी निकाल के बाहर बैठ जाता और बड़ी देर तक वहाँ गप लगती रहती, दोस्त आ जाते। और बाज़ दफ़ा वो थका मांदा होता, लेकिन कभी उसने ये नहीं किसी से कहा कि आप चले जाएं, आज मैं थका हुआ हूँ। तो वहाँ देर तक गप लगती रहती। और मैं जब भी जाता तो पता नहीं उसके दिल में एक एहतराम भी था, प्यार भी था, मोहब्बत भी थी। तो वो फौरन कहता कि आपका चूंकि वजन ज़्यादा है तो ये कुर्सी आप ले ले, हम चारपाई पे बैठ जाते हैं। तो वक्त अपना अ, जैसे जैसे गुजरता रहा। आज से 1.5 साल कबल मेरे 2 दोस्तों तारिक, वो भी टीचर हैं, उनके बड़े भाई खालिद, वो भी टीचर है। तो उन दोनों की बेटियों की शादियां एक के बाद दीगरे हुई। तो सरवर की तबीयत बड़ी ख़राब थी। ये एक अ, ये अपना नवाब पैलेस में थी और दूसरी शादी कसरे अल हमरा में थी। तो मैंने दोनों मरतबा सरवर से कहा
कि सर यार यहाँ बहुत गर्मी है, आपको उन्होंने दावत ज़रूर दी है, मैं उनसे माजरत कर लूँगा, आप ना आए, बहुत बेहतर होगा। यहाँ बहुत हवस है, गर्मी के बावजूद एसी भी चले हैं लेकिन फिर भी गर्मी है, आप ना आए। तो कहने लगा कि यार फिर इनसे आप कह दे। जब पिछले साल इब्तिसाम की शादी थी तो मैंने दूसरों के साथ कार्ड उसको भी भेज दिया, फैमिली कार्ड। लेकिन फिर मैं अगले दिन उसके घर गया, मैंने कहा सरवर मैंने आपको कार्ड भेजा है कि आप महसूस ना करें कि मुझे कार्ड क्यों नहीं भेजा, लेकिन आपने आना नहीं, आपकी सेहत ठीक नहीं है तो आपको तकलीफ होगी। आप 2 कदम चलते हैं तो आपकी सांस फूल जाती है, आप 2 कदम चलते हैं तो फिर आपके लिए चलना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे कहने लगा कि ठीक है मैं नहीं आऊँगा। लेकिन जब हाल में बहुत से लोग आ चुके तो मैंने देखा तो सर्वर भी एक तरफ से आ रहा था और मुझे दूसरी तरफ से पता चला कि उसकी बीवी उसके बच्चे वो आए हुए थे। तो मैंने कहा कि सरोज यार मैंने तो आपसे कहा था कि आप रहने दें, तो उसने जवाब नहीं दिया और उसकी आंखों में 2 आंसू थे जो उसके रुखसारों के साथ नीचे बहते हुए गिर गए। शायद वो मुझे कहना चाहता था कि मुझसे रहा नहीं जा सका और मैं आ गया। मैंने कहा ठीक है बैठिए जी। वो बैठे, सारा दिन गपशप होती रही, खाना खाया और वापस चले गए। फिर मैंने गांव में जाके उससे पूछा यार जब मैंने रोक दिया था तो आप रोक के आते, कहते नहीं यार कोई बात नहीं ऐसी